तो गाइज अभी हम कर रहे होंगे पार्ट 6 इंग्लिश के मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और इंग्लिश के मॉक टेस्ट पार्ट 6 हमारा टारगेट है 100 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। और पूरे 100 मॉक टेस्ट की पीडीएफ में आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। A to Z स्टडी ऐप के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है इनके बारे में, तो आप फ्री में डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो। एंड गाइज 100 करेंगे और पार्ट 6 है, और एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस वहाँ पे आपको इंग्लिश के मॉक की मिल जाएगी। एग्जाम से पहले 100 कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक मैं 3 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ये तीनों बुक्स हैं। चक्षु पब्लिकेशन की जो 3 बुक्स है ना, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एंड एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए, ये तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप में दे रहा हूँ, जहां से आप अपनी बुक्स को चेकआउट करके प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो। इन तीनों बुक्स में से मैं आपको खासियत बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है ग्रुप, मान लो कोई बच्चा एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है, ये बुक लेगा वो, जिसके अंदर 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगी। अब इस 25 प्रैक्टिस सेट से क्या आपको फायदा होने वाला है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि देखो भाई किसी भी बुक के अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर स्पेशली क्या होता है, क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स होते हैं। लेकिन इस बुक के अंदर क्या है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और बिना डिटेल एक्सप्लेनेशन के किसी भी बुक को खरीदने का कोई मैटर नहीं होता, मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं कहता हूँ चक्षु की जो बुक है ना, यूनिक थोड़ी सी इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है। कोई भी मैथ के क्वेश्चन उठा लो, सॉल्यूशंस होता है, रीजनिंग उठा लो, साइंस उठा लो, उसका फिजिक्स उठा लो, न्यूमेरिकल्स उठा लो। अब वो सॉल्यूशन है ना, मान लो बच्चा कोई है जिससे मान लो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बना, अब तो फिर छोड़ देगा, नहीं बना तो, लेकिन ये छूटेगा नहीं यहाँ से। सॉल्यूशन दे रखा गया, एक्सप्लेनेशन दे रखा गया, आप जाके अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देख के समझ लोगे और फर्दर कभी एग्जाम में आपकी आते हैं ऐसे सवाल तो आप गलती नहीं करोगे। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने जिस ग्रुप का फॉर्म फिल कर रखा है या फिर करने वाले हो, आप जाके इनमें से बुक्स को परचेज करके चेकआउट करके, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है चक्षु पब्लिकेशन की तीनों बुक्स का, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी हम बात कर लेते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिमिलर बताओ अंडरलाइंड वर्ड का। द टीचर वाज वेरी इम्पार्शियल इन हर डिसीजन। ठीक है भाई, तो इम्पार्शियल का आपसे सिनोनिम बताना है। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो इंसान निष्पक्ष रहे, मतलब किसी के पक्ष में ना रहे, वो फेयर रहे। ठीक है, बिल्कुल भी क्या रहे, फेयर रहे, ऑनेस्ट रहे, ये सभी चीजें हम कह सकते हैं। ओके, अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बायस्ड का मतलब होता है ना जो किसी का पक्ष ले। ठीक है, किसी का पक्ष ले। अनप्रेजुडिक्ट का मतलब होता है ये निष्पक्ष रहे बिल्कुल भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रेजुडिक्ट। ठीक है, और बाकी ठीक है, सब्जेक्टिव और स्टाइल तो हो नहीं सकते। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने कठोर हिंदी बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हॉस्टाइल का मतलब होता है जिससे कि शत्रुता वगैरह हो, दुश्मनी हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एरर किसके अंदर, सॉरी एरर नहीं, सिनोनिम क्या हो जाएगा इम्पार्शियल का, अनप्रेजुडिक्ट। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है किसी का निष्पक्ष होना। चीजें यहाँ पे हमने दे रखी है। अनबायस्ड होता है इसका सिनोनिम और बायस्ड इसका एंटोनिम होता है। तो ये चीज हमने दे रखा है, पीडीएफ में आपको देंगे हम लोग प्रिंटेबल फॉर्म में, जिसको आप प्रिंट करा लोगे 1-2 रुपए में जस्ट। ठीक है, हम लोग कोशिश यही करें कि बच्चे की मैक्सिमम 2 से 3 रुपए खर्च हो एक पीडीएफ को प्रिंट कराने में। पीडीएफ तो हम लोग फ्री में ही दे रहे हैं आपके ऊपर। A to Z स्टडी ऐप पे जाओगे ना, तो जब भी साइड बार का 3 बटन होता है ना जो ऊपर में, वहां पे जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल होगा या फिर फ्री मटेरियल होगा। वहां पे जाओगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में ना मिल जाएंगे। अब आ जाओ, ऑपोजिट का पूछ रहा है ऑडासिटी का। ठीक है, ऑडासिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा साहस दिखाना, बोल्डनेस होना। ठीक है, साहस जो इंसान दिखा रहा है उसके अंदर एक चीज है। अब आपसे एंटोनिम पूछ रहा है करेज, तो इसका क्या हो जाएगा, करेज का मतलब भी साहस दिखाना सिनोनिम हो जाएगा। बोल्डनेस सिनोनिम हो जाएगा। एंथुसियाज्म भी एक तरीके से सिनोनिम ही है, उत्साहित होना किसी चीज को करने के लिए, आज हम कर लेंगे, तो ये तीनों सिनोनिम हो जाएगी। लेकिन मॉडेस्टी, विनम्रता, विनम्रता ये एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है, लेकिन सेंस एंटोनिम का दे रहा है। रीजन क्या है ना, अब और मतलब ऑडेसिटी का मतलब होता है तब थोड़ा सा ये है ना साहस, हम ये काम कर ही लेंगे, कोई रोक नहीं सकता करने से। मॉडेस्टी विनम्रता, चल ठीक है भैया नहीं हो रहा रहने दे, मतलब विनम्रता थोड़ी होती है ना कि विनम्र होता है एक इंसान, और एक इंसान क्या ऑडेसिटी दिखाता है हर चीज में, अकड़ दिखा देता है, साहस दिखा देता है। इस सेंस में इसको एंटोनिम माना जाता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कभी कभार एग्जाम में नहीं देता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन सेट करने होते हैं जहां पे बच्चे फंसे, उनको लगे कि कोई ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन बी सेंस दे रहा है इस चीज का। ठीक है भाई, चलो फिर कह रहा है द साइंटिस्ट वर अमेज्ड एट द डैश ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब जो साइंटिस्ट है अमेज्ड है, अमेज्ड का मतलब क्या है, भौचक्का है। हम भोजपुरी में बोलते हैं ना कि जहुआ गया है इंसान।
ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित है। तो वो किस, देखो एक चीज सीखना यहाँ पे, अमेज्ड के साथ ना, अमेज एक वर्ड होता है जिसके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है, तो अमेज एट, ये चीज प्रीपोजिशन याद रहोगे आपको। अब यहाँ पे क्यों भाई, बैक्टीरिया के ग्रोथ को देख के तो हम आश्चर्यचकित है भाई कैसे इतना ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली चीजें बहुत तेजी से हो रहा होगा वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ, तो रैपिड ग्रोथ। ठीक है भाई, चलो ये हो जाएगा। स्लगिश का मतलब क्या होता है, एकदम सुस्त टाइप का, तो वो तो होगा नहीं, सुस्त चीजों को देख के थोड़ी वो लगता है, बहुत तेजी से बहुत जल्दी जल्दी कोई चीजें हो रही तो देख के थोड़ा सा आश्चर्य भी होते हैं लोग। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो महत्वपूर्ण ना है। स्टेशनरी का मतलब है जो मूवेबल नहीं है। ठीक है, चलो फिर कह रहा है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखो गाइस मैंने 2-3 चीज सिखाई होंगी, नीदर नॉर, इधर और, ठीक है, और नॉर, इन सब, ऐसे कुछ भी चीज आए, नीदर नॉर आ जाए, इधर और आ जाए, इनके बाद सेकंड देखो, जो जहां मेरे को वर्ब यूज करना है ना, तो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करना। तो इसका नियरेस्ट यहाँ पे वर्ब मेरे को डालने का है, या मेरा स्टूडेंट्स क्या है, मेरा ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो ये स्टूडेंट क्या है भाई, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल, प्लूरल नाउन है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो स्टूडेंट्स के साथ अपने को आर नहीं कर सकते, ठीक है, मेरे को वर करना होगा। रीजन देखो, नीदर द स्टूडेंट नॉर द, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ना तो ये पास्ट के बारे में कह रहा है कि भैया वहां पे ना तो टीचर था ना ही स्टूडेंट था, कोई प्रेजेंट ही नहीं था, तो ये पास्ट का सेंस दे रहा है आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक चीज और सीखना यहीं पे ना, अगर ये दे देना अलोंग विथ, ठीक है, अलोंग विथ या विथ एज वेल एज, इनके अगर ये सारी चीजें रहे ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, तो दोनों अलग अलग रूल है, भूलना मत। ठीक है, इंग्लिश का रूल जो है ना भूल जाते हो बड़ा फटाक फटाक। कह रहा आइडेंटिफाइड द सेंटेंस विथ नो एरर। ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें बताओ किसमें एरर नहीं है। ग्रामेटिकल एरर खोजने, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं खोजने। आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स खोजना होता तो ऊपर मेंशन रहता है, ठीक है, कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स खोजने, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर खोजने हैं, ग्रामर में कुछ एरर है कि नहीं है। देखो ईच ऑफ द प्लेयर्स वर, अब देखो ईच ऑफ के बाद क्या है ना, नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल ही होता है, बट हमारा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो भैया वर हमारा नहीं होगा। फिर ईच ऑफ द प्लेयर्स के बाद हमारा आर नहीं होगा बिकॉज ये प्लूरल है। ईच ऑफ द प्लेयर्स के बाद हमारा हैव नहीं होगा बिकॉज प्लूरल है। ये हमसे कहता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर, क्या कहता है हमको, ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन हमारा वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। ये चीज याद रहेगा। तो देखो ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ मेडल, ठीक है, चलो ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो आप स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को ज्वाइन करके अपने एयरफोर्स की प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हो वाई ग्रुप की। ठीक है, इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो वाई ग्रुप की कंप्लीट क्लास, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रागा का मैथ, रीजनिंग, जीके, कुछ भी हो, सब चीजों को हम प्रिपरेशन करा देंगे हाई लेवल पे जाके। इसके अंदर मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर हमारी जो लास्ट में जो पेड पीडीएफ आती है ना टॉप 500 सीरीज की, जो एग्जाम लेवल की होती है, वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। आपको इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। ठीक है, आराम से इस बैच को पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, इंग्लिश की, रागा की कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा और बहुत ही डिटेल में लेकर पढ़ाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा इस बैच का हर चीज को अच्छे से सीख के जाएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ उसके स्कोर बहुत ही दमदार होंगे। 42, 43 आम बात है, ठीक है, 44, 45 तक पहुंचेंगे वाई ग्रुप के अंदर। ठीक है, गारंटीड मैं दे रहा हूँ। तो एटीट्यूड स्टडी आपको डाउनलोड करो, स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को ज्वाइन करो। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या फिर कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है तो 267 रुपीज में सिर्फ इंग्लिश की भी बैच है। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इस बैच को ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश की बैच ज्वाइन मत कर देना, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और इस बैच में सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, चलो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू एट द इवेंट। अब इसके अंदर क्या बने भाई, देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब मैं बताता हूं लुक फॉरवर्ड अगर कभी भी आता है ना आपको सेंटेंस में, लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म डालना। ठीक है भाई, जेरेंड को यूज करते हैं, ओके ना। तो यहां पे क्या होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। अब एक चीज पता है आपको, अभी बहुत रेयर कंडीशन में अगर एग्जाम को टफ बनाना हो ना, तो लुक फॉरवर्ड टू के साथ V1 को भी यूज करा दिया जाता है एग्जाम में, और वो सही भी होता है, और बच्चा आंसर गलत कहता है ना, सोचता है कि यहीं पे एरर छाट देगा, तो बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो आपने बोला लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक कंडीशन है,
सब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक अलग से वर्ब यूज किया गया है, देन लुक फॉरवर्ड टू किया गया है, या फिर देन यूज्ड टू किया गया है, ठीक है, तभी भी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। जैसे एम एक वर्ब है ना, एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, एम हमारा है, तो एम है तब लुकिंग फॉरवर्ड टू, या फिर लुक फॉरवर्ड टू, या फिर लुक्ड फॉरवर्ड टू, कुछ भी आएगा एम की वजह से, वाज की वजह से, वर की वजह से, कुछ भी होगा, यहाँ पे वही का वर्ब फॉर्म आएगा, फर्स्ट फोर्थ फॉर्म आएगा, चाहे लुकिंग फॉरवर्ड हो चाहे यूज्ड टू हो। क्योंकि आपने यूज्ड टू के बाद ना बहुत बार V1 भी देखा और V4 भी देखा है, ये जो आप यूजुअली देखते रहते हो, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूज्ड टू से पहले अगर कोई वर्ब आया है तो ये V4 आएगा, अगर वर्ब नहीं है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू आया है तो उसके साथ V1 आएगा। वही सेंस लुक फॉरवर्ड के साथ भी है, लुक फॉरवर्ड टू के साथ भी, याद रखना, ठीक है भाई। जनरली ये बच्चों को पढ़ा दिया जाता है आसानी से कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद डाल दो जेरंड हो जाएगा, ठीक है भाई, पढ़ा दिया जाता है क्योंकि एग्जाम में उस लेवल का हाई पूछता नहीं है। लेकिन अगर मान लो कभी पूछ दिया तो ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, मैंने पढ़ा दिया। लुक फॉरवर्ड टू के पहले कोई वर्ब आया, भले वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, एक्सिलरी वर्ब हो, कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग डालने का अपने को। आगे देखो, स्पॉट द एरर, ही टोल्ड टू मी दैट ही वुड अराइव लेट, ठीक है। इसके अंदर बताओ, एक्चुअली मैं बार बार बोलने में पता है क्यों मैं रुक रहा था, क्योंकि जो एरर है ना मैं उसको साइलेंट हो जा रहा था, क्योंकि एक ऐसा एरर है जो एरर उसके साथ यूज ही नहीं होता। अब आपने छाट लिया तो ठीक है, नहीं खोजा तो आप खोज लो इसके अंदर। देखो, टोल्ड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है, ठीक है भाई। मैं इसको ठीक कर दूं, ऑप्शन ए के अंदर टोल्ड के साथ टू होना चाहिए था, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक तो है। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है टू, मेरे को लगा कि टू छूट गया, ऑप्शन बी टू में दे रखा है ना, तो बी एरर है, टू आएगा ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि टोल्ड के साथ, टेल के साथ, टेल्स के साथ कभी भी टू का यूज होता ही नहीं है, जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है भाई। तो ये चीज याद रखना। ये किसके साथ होता है? सेड के साथ होता है, से के साथ होता है, सेज के साथ होता है, इनके साथ टू का यूज होता है। टेल के किसी भी फॉर्म के साथ होता नहीं है, V1 V2 V3 कुछ भी हो, टू का यूज नहीं होगा। से का कोई भी फॉर्म हो, से, सेड, V1 V2 V3 V4 V5, सेइंग, टेलिंग के साथ भी टू का यूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। से के किसी भी फॉर्म के साथ टू का यूज होगा, तो ये चीज समझने वाली चीज है, समझो। अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ही टू का यूज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके साथ भी टू का यूज नहीं होगा। और टेल के किसी भी, टेल, टोल्ड, टेल्स कुछ भी है, टेलिंग कुछ भी है, अगर ऑब्जेक्ट हो भी तो टू का यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टू का यूज करना ही पाप है। ऑप्शन बी मेरा है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखो, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, इजंट इट। अब इसमें पूछ रहा है एरर बताओ, एरर बताओ। देखो ये क्या है, इजंट इट क्या है, बोलोगे क्या है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है ना भाई, बहुत सही। अब क्वेश्चन टैग का क्या नियम है, हम यहाँ पे कौन सा मतलब ये एक्जुलरी वर्ब कौन सा लेके आए, तो जो इसके अंदर यूज है, तो इसके अंदर तो हैज है ना, तो हम इस कहां से ले आए? अपना मन से थोड़ी चल रहा है, नोटंकी थोड़ी चल रहा है। तो इजंट को क्या करोगे आप? हैजंट बनाओगे, हैजंट इट, अब जाके ये हमारा सही होगा। तो इजंट इट में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। आगे देखो, इसमें पूछ रहा है ट्रांजिएंट का ना, ट्रांजिएंट का आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक का मतलब जो पल भर के लिए होता है, पल भर ठहर जाओ, ऐसे गाना सुने हो, वही वाला है, पल भर के लिए। अब आपसे पूछ रहा है ना सिनोनिम बताओ, रुको, हाँ सिनोनिम ही पूछा, मेरे को लगा कि एंटोनिम तो नहीं ना पूछा है, नहीं सिनोनिम है, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिनोनिम पूछा है तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या है? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, और वहीं पे परमानेंट, ए बी सी के अंदर है कांस्टेंट, एंड डी के अंदर है स्टेबल। तीनों का मतलब होता है ना जो चीज परमानेंट हो, स्थिर हो, एक जगह हमेशा के लिए हो। तो ये सारे एंटोनिम है उसके। टेम्परेरी हमारा जो है ना, ऑप्शन पी सही आंसर हो जाएगा, कुछ देर के लिए, ठीक है भाई। इंडिस्पेंसिबल का आपसे एंटोनिम पूछा है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है ना अपरिहार्य, दैट मीन्स कि जो चीज के बिना हमारा काम ना हो उसको कहते हैं अपरिहार्य, ठीक है। उसका क्या कहते हैं, ऑपोजिट क्या कहते हैं? मान लो कोई चीज है, मान लो आपको पढ़ाई करना है इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ने के लिए एटलीस्ट मान लो कोई बुक वुक नहीं है, या फिर छोड़ो यार छोड़ो, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। अब सिस्टम मान लो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी प्रकार का है, तो वहां पे तो इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा वो। मतलब क्या हुआ भाई कि बिना कंप्यूटर के आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, मतलब वो मैंडेटरी है भैया एकदम। लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि चल मैंडेटरी ना होना, ऑप्शनल होना,
है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। ठीक है, वैकल्पिक। चलो, बाकी इसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें जो होते हैं ना इंडिस्पेंसिबल के सिनोनिम में, ऑप्शनल एक एंटोनिम है। ओके, चलो 11 नंबर है वॉइस, बताओ पैसिव वॉइस। द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट केयरफुली। रिव्यूड है यहाँ पे मैनेजर के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में क्या करेंगे, द रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा एंड उसके बाद वॉज का यूज करेंगे। द रिपोर्ट वॉज रिव्यूड, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। पूरा फंडा इंग्लिश का जो है क्लियर होना चाहिए ताकि सभी चीजें इजीली आप कर पाओ। आगे देखो, ये कह रहा है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में बताओ भाई, ही सेड दैट शी हैड सीन अ मूवी टू प्रीवियस नाइट। भाई प्रीवियस नाइट किस चीज से बन के आया है, लास्ट नाइट से बन के आया है। तो बोलोगे कौन सी बड़ी बात है सर, 3 में लास्ट नाइट है। हम करें तो क्या करें, टेंस पकड़ो ना, सी हैड सीन। अब किस टेंस को बदल के हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट को बदल के ना। तो पास्ट इंडिफिनिट कहां पे है, सी से सॉरी आई सॉ और आई सॉ ए मूवी, लेकिन प्रीवियस नाइट की वजह से ए आंसर नहीं होगा हमारा। तो आई सॉ ए मूवी, आई सॉ में भी, और ये सेड है ना, तो कहीं ना कहीं हमको सेड होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में क्या है, सेज है, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, सी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी में सही आंसर है। ठीक है, चलो 13 नंबर क्या है, इसमें से बताओ गलत स्पेलिंग कौन सा है, सेपरेट, बिगिनिंग, टुमारो, नेसेसरी। इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग है, सॉरी गलत स्पेलिंग है, ये चीज बताओ। टुमारो गलत लिखा है, टुमारो में सिंगल एम होता है, डबल आर होता है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, चलो टुमारो की सही स्पेलिंग देखो, ये लिख रखी है हमने। आगे बढ़ते हैं। वो फिर पूछ रहा है होप का ना, आप वो बताओ, एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, होप का क्या होता है, होपफुल होता है। क्लियर है। 15 कह रहा है प्रिपर, क्या कह रहा है भाई, अच्छा ये पूरा सेंटेंस पढ़ो। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटेम्पर ही कहते हैं ना उसको। ठीक है, चलो एक्सटेम्पर कहते हैं उसको, बिना तैयारी का भाषण देना। ठीक है, चलो और इसके अंदर कुछ बताने लायक है क्या, मेरे माइंड में आ रहा है। चलो ठीक है, इतना रखते हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं भूल रहा हूँ, मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करके बताना चाहिए था इसके अंदर। रहने दो, कभी याद आएगा पढ़ा देंगे। है एक ईडीएम है, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कभी कभार होने वाला चीज। अब बताओ, जो रेयर मतलब एक्सट्रीमली रेयर का मतलब होता है कभी कभार होने वाला चीज, ऑप्शन बी। फिर हम पैसेज को देखेंगे। पैसेज में बहुत बच्चा को दिक्कत आ रहा है, कह रहा है सर पैसेज का हिंदी करने नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ हिंदी कर ही मत हिंदी यार, सीधे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज मेंशन्ड इन द पैसेज। मतलब पैसेज के अंदर ऐसा क्या मेंशन्ड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी कॉज है, कारण क्या है, मेन कारण क्या है। पढ़ो क्या क्या है, पैसेज पढ़ो खाली, हिंदी मत करो। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म्स इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हिंदी करने नहीं आया आपको, रहने दो, प्राइमरी कॉज का जिक्र नहीं किया इसके अंदर, छोड़ दो, आगे पढ़ो। प्राइमरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स that releases greenhouse gases into the atmosphere। अब ये क्या है ना कि प्राइमरली मतलब मुख्यतः, यहाँ पे कारण आ गया, ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होने का मेन कारण यहाँ पे आ गया, क्या है भाई, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म है उनका जलाना, ठीक है, दहन करना, ऑप्शन सी के अंदर है। तो सी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आ गया ना बिना पैसेज का हिंदी की आंसर। आगे देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज का रोल क्या है, तो रोल के बारे में पूछ रहा है ना, एक रोल के बारे में नहीं, ग्रीन हाउस के रोल के बारे में पूछ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के। तो हम आगे बढ़ते हैं। दीज गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, ओके, लीडिंग टू अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या करता है, साफ दे रखा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ट्रैप करते हैं, ठीक है, ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, मतलब सन से जो हीट आती है उसको पकड़ के रखे रहते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और जो कारण क्या है, उसका कारण बनता है लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस प्रभाव का, ठीक है, कारण बनना। तो ये साफ साफ कह रहा है, एरर इसका ऑप्शन बी के अंदर, दे ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, उनको पकड़ के रखते हैं एनवायरमेंट के अंदर, सिंपल सा लॉजिक है। कह रहा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, और ग्लोबल वार्मिंग मेंशन्ड इन द पैसेज, इनमें से ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ही पढ़ लो एक बार, समझ में आ जाएगा। मेल्टिंग ग्लेशियर, राइजिंग सी लेवल्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी।
अब आपने सुना है क्या कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से खेती बढ़ने लगेगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खेती बढ़ेगा, ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं। तो अब इस चीज है, डी फालतू की बातें कह रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर का मतलब होता है ग्लेशियर का पिघलना। राइजिंग इन सी लेवल, ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी की जो है ना स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सही बात है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, मतलब वेदर के जो मतलब असोचनीय, जो चीज हमने सोचा नहीं है वैसा मौसम बन जाएगा। ऑब्वियसली चीजें होता ही है ये चीज। तो ए बी सी सही है, ऑप्शन डी गलत है, मतलब ये डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज पैसेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं, पैसेज के अंदर छोड़ूंगा, बिना पैसेज पढ़े ही आंसर करने लायक सवाल है। 20 नंबर देखो क्या कह रहा है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब पैसेज क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या मुख्य क्या मतलब क्या जरूरी है, ये चीज पूछ रहा है। इसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है हम आगे पढ़ लेते हैं। ये सब तो ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व consistent rise in global temperatures resulting in melting glaciers, rising sea levels, से सभी उसके रीजन दे रखे गए, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स जो हमने पढ़ा अभी। while efforts are being made worldwide to reduce emission and adopt renewable energy sources, ठीक है, achieving significant result require global operation cooperation and individual efforts। तो क्या है ना, ये किस चीज की रिक्वायर्ड है भाई, ये इसको करने के लिए किस चीज की रिक्वायर्ड है, किस चीज की जरूरत है। तो कह रहा है भाई देखो, रिक्वायर से किस चीज की, ग्लोबल कोऑपरेशन की, मतलब भागीदार होने की, एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स, सब लोग मिलकर भी इसके प्रति काम करें, और एक इंसान भी, अकेला इंसान भी काम करे, मतलब मिलजुल कर भी। और एक आप ऐसा नहीं कि ग्लोबली लोग मिलकर ही सिर्फ काम करें, ग्लोबली लोग मिलकर भी काम करें इसको ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। एंड इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का भी ये कर्तव्य बनता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी के अंदर है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब मिलकर भी काम करो और इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करो। ऐसा नहीं कि सब कोई मिलकर कर रहा है तुम छोड़ दो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। बी हमारा सही आंसर है। बाकी कमेंट करके बताओ 20 में से आपने कितने सही किए। एंड बैचेस के बारे में मैंने बता रखा है, जाओ A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, फटाक से स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सएप करके पूछो 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।